हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बात की थी अबाउट नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूजन। ठीक है, डाइल्यूजन के केस में कैसे हम नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करते हैं रिजल्टेंट सॉल्यूशन की। इसके अलावा मिक्सिंग के केस में हम कैसे रिजल्टेंट सॉल्यूशन की फाइनल नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करते हैं, उन दोनों के बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि अगर मिक्सिंग के केस में अगर दोनों स्पीसीज आपके या सॉल्यूशन आपके नॉन रिएक्टिंग हो, आपस में रिएक्शन नहीं करते हो, तो हम कैसे नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करते हैं रिजल्टेंट सॉल्यूशन की। और अगर दोनों सॉल्यूशन आपस में रिएक्शन करते हो तो उस कंडीशन में हम कैसे नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करते हैं रिजल्टिंग सॉल्यूशन की, उन दोनों के बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, चलिए आज मैं इक्विवेलेंट मास से ही रिलेटेड एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कोई एक सब्सटेंस आपको दिया हुआ हो। ठीक है ना, लास्ट जो हमने ख़त्म किया था वहीं से आपको आगे स्टार्ट करना है। ठीक है ना, उसी टॉपिक के अंदर है ये कि मान लो आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है, कोई सब्सटेंस दिया हुआ है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस AXBY, आपको एक सब्सटेंस दिया है AXBY करके। ठीक है, उसका जो इक्विवेलेंट मास होता है वो इक्विवेलेंट मास होता है इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ B, इक्विवेलेंट मास ऑफ B। ठीक है, जैसे आपको ऑक्साइड्स दिए हुए हो, क्लोराइड्स दिए हो, ब्रोमाइड्स दिए हो। ठीक है, तो उनके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस AXBY टाइप का कोई आयनिक कंपाउंड दिया हो, तो उनके लिए हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ B, इसके इक्वल ये होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं हम, मतलब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशन। ऑक्साइड बनता है, मान लो कोई कंपाउंड, ये सब्सटेंस जो है ये ऑक्साइड है। ऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है, मान लो हमने लिया मैग्नीशियम, उसकी हमने O2 के साथ रिएक्शन कराई, आपके पास बना MgO हाफ। ठीक है, चलिए मैग्नीशियम प्लस हाफ O2 इट गिव्स यू MgO। यहाँ अगर मैं इस चीज़ को अप्लाई करूँ तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस MgO विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस O2 प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस मैग्नीशियम Mg। इसको हम प्रूव करेंगे कैसे, देखिए मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास हम निकालते हैं, 0 पर है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +2, 0 से +2 कितने का चेंज, 2 इंटू 1 मैग्नीशियम दैट इज 2, मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम का एन फैक्टर कितना है, 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन 0 पर है, यहाँ पर -2 है, 0 से गया -2 कितने का चेंज, 2 इंटू कितने ऑक्सीजन है, 2 दैट इज 4। ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना होता है, 4 होगा। क्लियर, चलिए अगर हम मास निकालें, इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम विल बी इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, बिल्कुल सही। मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है, 24 डिवाइड बाय एन फैक्टर 2 दैट इज 12। तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास कितना हुआ आपके पास, 12 आया। ठीक है, अब हम O2 के लिए निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ O2 कितना होगा, मोलर मास O2 का कितना होता है, 32 डिवाइड बाय, ऐसा मत कर देना 32 इसका होता है तो हाफ कर दो, उसको 16 लिख दो, ऐसा गलती मत करना। ठीक है ना, मोलर मास 32 डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना है, 4, ये आया 8। क्लियर है, मैग्नीशियम का निकाल लिया हमने और O2 का निकाल लिया। यहाँ के लिए हम एन फैक्टर निकालते हैं। चलिए Mg के लिए अगर हम देखें एन फैक्टर +2 से जाएगा 0 में, कितने का चेंज, 2 का चेंज। एक तो यहाँ पे एक तो 2 का चेंज आ रहा है, और ऑक्सीजन -2 से जाएगा 0 में। ठीक है, इसके लिए भी आपका चेंज कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है।
Mg प्लस 2 से गया 0 में, 2 का चेंज, तो N1 की वैल्यू हमने ले ली 2, ठीक है। ऑक्सीजन -2 से गया 0 में, एक ऑक्सीजन है, तो N2 की वैल्यू भी आ गई आपके पास 2, ठीक है। और ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, ये डिस्प्रोपोर्शन नहीं है, ये आपके इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी ये, क्लियर है। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, या एक और सिंपल तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। वो क्या है, मैग्नीशियम आपका एक आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl होता है वैसे ही है। तो Na और Cl, इनके लिए हम कैसे निकाल देते हैं, Na+1 Cl-1, दोनों में एक एक यूनिट का चार्ज, दोनों का एलसीएम ले लो, 1 आयन फैक्टर हो जाता है। सेम उसी तरीके से यहाँ +2 है, -2, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 2, और 2 का एलसीएम 2, तो यहाँ मैग्नीशियम का आयन फैक्टर कितना आ जाएगा 2। सिंपल आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए उससे करोगे तो भी आपका सेम ही आएगा 2, क्लियर है। चलिए आगे अगर हम बात करें, इसका इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ MgO, दैट विल बी मोलर मास ऑफ MgO डिवाइड बाय एन फैक्टर। मोलर मास कितना होता है MgO का, 24 + 16 दैट इज 40, 40 डिवाइड बाई 2 दैट इज 20। तो यहाँ से इक्विवेलेंट मास MgO का कितना आता है 20, और यहाँ पे Mg का इक्विवेलेंट मास 12 और O2 का 8, दोनों को ऐड करोगे तो आप आएगा आपके क्या 20, बिल्कुल सही। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ MgO विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है। तो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया था ये प्रूफ हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। ऑक्साइड की अगर हम बात करें फॉर्मेशन, स्पेशली ऑक्साइड के लिए अगर हम बात करें, तो अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का, तो उसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस E, ठीक है। मान लो अब अगर आपको ऑक्साइड का क्या निकालना है इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड ऑफ ऑक्साइड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम, मतलब जिससे वो बना है, जिस सब्सटेंस से वो बना है ऑक्साइड, इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। और इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन जो है हमेशा ही फिक्स रहेगा। अगर आपका ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है तो हमेशा ये 0 से -2 में जाएगा, हमेशा इसका एन फैक्टर 4 आएगा, हमेशा इसका इक्विवेलेंट मास 8 आएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो E + 8, ये किसके लिए, ऑक्साइड के लिए। ऑक्साइड के लिए इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड विल बी E क्या है आपका, इक्विवेलेंट मास है किसका, जिस सब्सटेंस का ऑक्साइड बना हुआ है, +8, क्योंकि 8 हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम क्लोराइड के लिए बात करें, किसके लिए, क्लोराइड के लिए, क्लोराइड फॉर्मेशन, क्लोराइड फॉर्मेशन। देखिए मैं ऑक्साइड और क्लोराइड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली ये काम में आते हैं, ठीक है। बाकी जो अगर कुछ नया होगा तो वो क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कर लेना है, क्लियर है ना। ये जनरली पूछे जाते हैं इसलिए हम इसके लिए बता देते हैं, ठीक है। क्लोराइड फॉर्मेशन, देखिए मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा क्लोरीन Cl2 के साथ, क्या बनाएगा आपके पास MgCl2, क्लियर है। चलिए सेम थिंग यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी, इक्विवेलेंट मास ऑफ MgCl2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2, ठीक है। चलिए तो यहाँ अगर हम देखें तो 0 से जाएगा ये +2 में, कितने का चेंज, 2 का चेंज, इंटू 1 2, तो मैग्नीशियम का एन फैक्टर कितना आएगा 2, क्लियर है। क्लोरीन 0 से जाएगा -1 में, 1 का चेंज, इंटू 2 क्लोरीन है तो एन फैक्टर हो जाएगा 2। इक्विवेलेंट मास ऑफ
MgCl2 will be equal to equivalent mass of एलिमेंट या जो भी आपको सब्सटेंस दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट लिखिए E प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2 तो देखिए इक्विवेलेंट मास क्या होगा इसके लिए, अगर हम बात करें Cl2 के लिए तो मोलर मास, Cl2 का मोलर मास 71 डिवाइड बाई 2 दैट इज 35.5। तो हम ECl2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 35.5। और ये हमेशा ही होगा, क्यों? क्योंकि जब भी क्लोराइड फॉर्म होगा, देखो हम यहाँ तो फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि ये तो अलग अलग सब्सटेंस दिया रहेगा, कभी सोडियम आ जाए, मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, उसके हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। बट ये कभी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सेम इसी तरीके से ये 8 चेंज नहीं होगा। अगर ऑक्साइड बन रहा है तो क्लोराइड बन रहा है तो हमेशा इस क्लोरीन 0 से -1 में जाएगा, फिक्स है। उसका एन फैक्टर 2 आएगा, फिक्स है। उसका इक्विवेलेंट मास 35.5 आएगा, वो फिक्स है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट या इक्विवेलेंट मास से पढ़ाया था कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 8, क्लोरीन का होता है 35.5 और Ag सिल्वर का होता है 108। ठीक है, वो हर बार आएगा आपका 35.5 ही आएगा, क्योंकि 0 से हमेशा -1 में जाएगा, क्लोराइड बनाएगा, एन फैक्टर 2 आएगा, इक्विवेलेंट मास 35.5 आएगा। तो उसको फिक्स कर लो, नोट कर लो, हर बार निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड कभी भी आए क्लोराइड के लिए तो क्या होगा, इक्विवेलेंट मास E जिस सब्सटेंस या जिस एलिमेंट का क्लोराइड बना रहे हैं वो प्लस 35.5, ये हमेशा फिक्स रहेगा। क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको इसके ऊपर करवाता हूँ ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए तो इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी रहता ही है, कम ही समझ में आता है, बट थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, समझने में आसानी रहेगी। ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं। 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड of an element, 3 gram of an oxide of an element is completely converted into 5 gram of its chloride। ठीक है, calculate the equivalent mass of that element। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट है ए, ठीक है, उसका एक ऑक्साइड है जिसका मास आपको दिया है। ऑक्साइड को आपने किस में कन्वर्ट किया, क्लोराइड में। ठीक है, 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड, 3 ग्राम of an oxide of an element is completely converted into 5 gram of its chloride। ठीक है, completely इसमें चेंज कर दिया। तो आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है इसका। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है। पहली चीज़ तो यहाँ समझ में आनी चाहिए कि यहाँ कॉन्सेप्ट कौन सा काम में आएगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट हम कौन सा काम में लेंगे, इक्विवेलेंट में, इक्विवेलेंट वाला जो अपना कॉन्सेप्ट है वो हम काम में लेंगे। अगर इससे ये बन रहा है तो हमें पता है इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से कि इसके जितने इक्विवेलेंट होंगे उतने ही इक्विवेलेंट इसके भी होंगे। मोल मास से अपने को कोई लेना देना नहीं है जब हम इक्विवेलेंट में डील करते तो। ठीक है,
किसी का 1 मोल लिया, किसी का आधा मोल लिया, किसी के 5 मोल लिए, कोई मीनिंग नहीं। इक्विवेलेंट सबके क्या होंगे, बराबर होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड की अगर हम बात करें, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, यस इक्विवेलेंट की जगह अगर हम कहें इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होते हैं। ठीक है ना, इक्विवेलेंट मास सेम नहीं होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होते हैं। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्साइड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोराइड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होते हैं। ठीक है ना, इक्विवेलेंट मास थोड़ी सेम होगा, वो तो चेंज होता है क्योंकि हर एक सब्सटेंस अलग होता है ना, तो हर एक सब्सटेंस का मोलर मास अलग है, डिफरेंट है, तो फिर इक्विवेलेंट मास सेम नहीं होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होते हैं। ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड। अब ऑक्साइड के लिए इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मोल से याद रखो, सिंपल, इक्विवेलेंट मतलब मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट के लिए ये क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू गिवन मास ऑफ क्लोराइड जो भी आपको दिया हुआ है, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड। ठीक है, यहाँ गिवन मास ऑफ ऑक्साइड, क्लियर है, कितना दिया हुआ है 3 ग्राम, 3 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट एलिमेंट, जो भी आपका दिया गया एलिमेंट उसका इक्विवेलेंट मास प्लस ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास, वो कितना होता है 8। तो हम लिख सकते हैं E प्लस 8, डायरेक्ट लिखते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, दैट विल बी इक्वल टू गिवन मास कितना है क्लोरीन का, क्लोराइड का आपका 5 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट एटम, ये तो सेम ही है तो इसको हम E ही लिखेंगे, प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन Cl2 कितना होता है 35.5 ग्राम। बस इन दोनों को इक्वल कीजिए, यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी। E क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस एटम, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सब्सटेंस या ए एलिमेंट, ये हमने क्या लिया है, E लिया है। दोनों को सोल्व कीजिए, 3 इंटू 5 या 5E प्लस 8 बन जाए, 8 इंटू 5 दैट इज 40, तो 5E प्लस 40 विल बी इक्वल टू 3E प्लस 35.5 इंटू 3 दैट इज 90, 110, 106.5, 106.5। ठीक है, 3 को इस तरफ ले आओ, 2E विल बी इक्वल टू 106 माइनस 40 कितना होगा 66.5, E की वैल्यू आ जाएगी 33.25। क्लियर है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, तो देखिए इक्विवेलेंट मास से क्या है, क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपके इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट एलिमेंट। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब हम फिर से अपने चैप्टर के एक और दूसरे पार्ट के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं टाइट्रेशन। क्या बोलते हैं, टाइट्रेशंस। ठीक है, टाइट्रेशंस अगर हम देखें, टाइट्रेशन वैसे आप स्कूल्स वगैरह में प्रैक्टिकल्स जब होते हैं तब आप बिल्कुल डेफिनेटली करते हो। ठीक है ना, तो बहुत सारा नॉलेज तो आपको वहीं से मिलेगा इसका। ठीक है, बाकी जो थोड़ा बहुत
क्वेश्चन से रिलेटेड है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर हम टाइट्रेशंस के बारे में बात करें तो देखिए टाइट्रेशंस में होता क्या है, ठीक है ना। वैसे टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं मेंस वगैरह नीट में तो, बट हाँ कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत हम कवर कर लेते हैं। बाकी इसमें आपके इक्विवेलेंट जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है अभी तक उसी का यूज होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो टाइट्रेशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइट्रेशन में होता क्या है, टाइट्रेशन का मीनिंग क्या है। टाइट्रेशन का मीनिंग है दो रिएक्टेंट को आपस में मिक्स करना, ठीक है। जैसे आपने एसिड लिया और बेस लिया और उनकी रिएक्शन हो गई, या उनमें जो भी रिएक्शन होती है उसका एनालिसिस करना, एक्सपेरिमेंट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो टाइट्रेशन में होता क्या है, आप जैसे एक फ्लास्क लेते हो, आपने एक फ्लास्क लिया, ठीक है। इसमें आपने मिक्स किया, मान लो एसिड मिक्स किया, ठीक है। 10 ml 1 नॉर्मल HCl आपने मिक्स किया, एसिड लिया आपने, ठीक है। इसमें आपने मिक्स किया बेस NaOH, ठीक है। मान लो उसका 20 ml लिया आपने और 1 नॉर्मली उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी NaOH की, ठीक है। आपने मिक्स किया, आपने 10 ml लिया, 20 ml NaOH लिया, उसको इसमें मिक्स कर दिया एक ही बार में। जब आप इसको एक ही बार में कंटिन्यूसली एक ही बार में इसको डाल दोगे NaOH को, तो होगा क्या, आप अब इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें जो रिएक्शन होनी है अब उस रिएक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सोचो कि 20 की जगह 5 ml NaOH ही रिएक्शन करे HCl के साथ, पॉसिबल नहीं है। 10 ml ही करे, पॉसिबल नहीं। वो जो 20 ml गया है वो चला गया एक बार में, आपकी रिएक्शन जो होनी थी वो हो गई, अब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है इन्हें हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस। क्लियर है, ये तो हुई अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। जो कंट्रोल्ड रिएक्शंस होती है उन्हें हम बोलते हैं आपके टाइट्रेशंस, ठीक है। तो कंट्रोल्ड रिएक्शंस में होता क्या है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, अगर लैब वगैरह में आप गए हो स्कूल्स में, तो ऐसा ही एक फ्लास्क होता है, ठीक है। ठीक है, जिसमें आपने क्या भरा, इसको हम बीकर भी बोल देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास एक ट्यूब होती है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ब्यूरेट। क्या बोलते हैं, ब्यूरेट। क्लियर। यहाँ पे हम एक स्क्रू वगैरह लगा के रखते हैं, ठीक है ना, ताकि इसको ओपन कर सकें, या फिर नोब होती है जिसको हम ओपन कर सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम फिल करते हैं कुछ सॉल्यूशंस, ठीक है। ये वैसे हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसे हम इसमें फिल करते हैं, ठीक है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होती है, नोन होती है, ठीक है। ये होता है आपके पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विथ नॉन कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होती है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है नॉर्मेलिटी या फिर मोलरिटी। हम यहाँ पे डील करेंगे किसके साथ, नॉर्मेलिटी के साथ, ठीक है ना। तो
स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होती है, ठीक है। इस ब्यूरेट पे मार्किंग भी होती है। मान लो यहाँ पे मार्किंग है 100 ml की, कितने ml की, 100 ml की यहाँ पे आपने मार्किंग की हुई है, ठीक है। जैसे जैसे इस नोब को हम घुमाते हैं, यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप आपके, मान लो इसमें NaOH आपने फिल किया है, क्या फिल किया है, NaOH, और यहाँ पे क्या है आपका HCl, ठीक है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन या फिर जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं है या अननोन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता करनी हो, ठीक है। HCl विथ अननोन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। HCl हो या कुछ भी दूसरा हो सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता हो पर जिसका वॉल्यूम हमें पता हो, ठीक है। मान लो 10 ml हमने क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है, उसका वॉल्यूम हमें पता है, ठीक है, पहली बात। अब देखिए यहाँ पे हमने NaOH लिया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया, ठीक है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए आप कितनी मानोगे, कुछ भी मान लो, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 0.2 n है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए जैसे हम इसको घुमाते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, आप देखोगे क्या होती है, आपके पास NaOH आके इसमें मिक्स होता है, ठीक है। आपस में क्या करते हैं, ये रिएक्शंस वगैरह करते हैं, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आती है, देखो यहाँ पर आप कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि आपने तुरंत मिला मिक्स कर दिया दोनों को, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे, कुछ भी मेजर नहीं कर सकते वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल वे में इस रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं यहाँ पर कि हाँ हमने 5 ml NaOH डाला, यहाँ पर इस टाइप की रिएक्शन हुई, किसके कितने मिली इक्विवेलेंट बचे, या रिएक्शन एसिड है, एसिडिक हुई या बेसिक है रही, उस टाइप के जो भी आपके एक्सपेरिमेंट रहते हैं वो सब हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। ये है आपका कंट्रोल्ड रिएक्शन। कंट्रोल्ड रिएक्शन इसमें जो होगी आपकी क्या रिएक्शन होगी, कंट्रोल्ड रिएक्शन होगी, ठीक है। तो टाइट्रेशन है क्या, बेसिकली टाइट्रेशन के जरिए हम एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए हम किसी भी अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे, पहले हम डिफाइन करते हैं टाइट्रेशन को। तो टाइट्रेशन क्या है, टाइट्रेशन के लिए अगर मैं लिखूं, यहां लिखता हूं, चलिए टाइट्रेशन, titration it is the process by which we can find out the concentration of an unknown solution, ठीक है। किसी भी एक अननोन सॉल्यूशन की एक नॉन सॉल्यूशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मीनिंग आपका नॉर्मेलिटी या फिर मोलरिटी, ठीक है ना। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विथ नॉन कॉन्सेंट्रेशन मीन्स आपका नॉर्मेलिटी या फिर क्या हो सकती है, मोलरिटी, क्लियर है। तो इसे हम बोलते हैं टाइट्रेशंस। आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया आया होगा कि टाइट्रेशन होता क्या है और टाइट्रेशन में करते क्या है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। जो ब्यूरेट में फिल किया हुआ रहता है वो होता है आपके पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और जो आपका फ्लास्क में रहता है उसे हम बोलते हैं आपका अननोन सॉल्यूशन, ठीक है। ब्यूरेट वाला क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और एक है आपका अननोन सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं है, क्लियर है। अब देखिए एक्सपेरिमेंट होता क्या है, कैसे, अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट की बात करें तो NaOH और HCl ये कलरलेस होते हैं, ठीक है।
तो जैसे जैसे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते जाओगे, मिक्स करते जाओगे, रिएक्शन अंदर तो होती जाएगी, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें कोई कलर दिखेगा नहीं, कुछ इंडिकेट ही नहीं होगा कि कैसे ये रिएक्शन कब कंप्लीट हो गई या कब इसमें इन दोनों ने आपस में कंप्लीट रिएक्शन कर ली, हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें इंडिकेटर मिक्स करते हैं। ठीक है, क्या मिक्स करते हैं? इंडिकेटर। ठीक है, तो देखिए जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, मान लो अगर हमने एक्सपेरिमेंट करवाया, ठीक है, और 40 ml हमने इसका लिया, ठीक है, और मान लो 0.5 नॉर्मल इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और इस 10 ml हमने ये लिया और इसकी कॉन्सेंट्रेशन अननोन है, दैट इज n। ठीक है, तो देखिए इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर का काम होता है एक pH पर आने के बाद, एक लेवल पर आने के बाद अपने कलर को वो क्या करते हैं? चेंज करते हैं, इंडिकेटर्स। ठीक है, लैब वगैरह में काम में आते हैं। तो देखिए 10 ml HCl हमने लिया, ठीक है, इसकी नॉर्मेलिटी कुछ n थी, क्लियर है। उसके बाद हमने ये मिक्स करना स्टार्ट किया NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप, यहाँ पे किसी लेवल पे आके 60 पर आके क्या हो गया? रुक गया। ठीक है, अब मैं पता चला कि 40 ml आपका क्या हुआ? NaOH कंज्यूम हुआ। ठीक है, जब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन अब ये क्या है? एसिड है और ये क्या है? बेस है। एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं? सोल्ट और वाटर। एसिड का pH हाई होता है और NaOH का pH क्या होता है? लो होता है। तो जब आपस में दोनों मिक्स करेंगे और जब दोनों के इक्विवेलेंट सेम हो जाएंगे एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर जब दोनों के इक्विवेलेंट सेम हो जाएंगे, तो उस कंडीशन पर पूरा आपका HCl और NaOH आपस में रिएक्शन कर लेंगे और उस टाइम सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये लिखना विखना के लिए नहीं है, केवल आपके समझने के लिए। और न्यूट्रल पर जो pH होती है वो क्या होती है? आपकी 7 होती है। ठीक है, अब जैसे ही आपने एक ड्रॉप और इसका डाला, किसका? NaOH का, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। आफ्टर 1 ड्रॉप सॉल्यूशन बिकम बेसिक, सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक। और जैसे बेसिक होगा, हमने जो इंडिकेटर इसमें डाला है, ठीक है, इंडिकेटर की प्रॉपर्टी होती है ऐसी, ठीक है ना, कि जैसे वो बेसिक होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन या मतलब pH 7 से ज़्यादा होगी, वो क्या है? कलर शो करेगा, अपना कलर चेंज कर देता है। उसके अकॉर्डिंग वो पिंक, येलो जो आपने इंडिकेटर लिया है उस टाइप से आपका ये इंडिकेटर अपना कलर शो करेगा। और जैसे ही वो कलर हमें यहाँ दिखाई देगा, हमें पता पड़ जाएगा कि हाँ हमारी रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है? तभी तो हमें पता चलेगा भाई 40 ml पर हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई। अगर विदाउट इंडिकेटर हम डालेंगे तो हम खाली करते जाओ, कोई कलर शो होगा ही नहीं, कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये इंपॉर्टेंस होती है किसकी? इंडिकेटर्स की। ठीक है, तो ये तो केवल आपको समझने के लिए। क्लियर है? तो इस टाइप से हम क्या करते हैं? टाइट्रेशंस वगैरह को किया जाता है अपने लैब वगैरह में या एक्सपेरिमेंट किया जाता है। टोटली ये आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्या रहती है? डिपेंड रहती है। ठीक है, चलिए इसमें जो पॉइंट आता है, कुछ 2 पॉइंट आते हैं अपने पास, उनके बारे में अगर हम बात करें तो पहला होता है आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या आता है? इक्विवेलेंस पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट जो आता है दैट इज, 2 पॉइंट होते हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इज इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? इक्विवेलेंस पॉइंट आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम होता है जहां पर इसके इक्विवेलेंट जो आपने लिया है नॉन सॉल्यूशन और इसके इक्विवेलेंट जो आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, दोनों के इक्विवेलेंट क्या हो जाए? सेम हो जाए। क्योंकि उस टाइम आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट पॉइंट। नाम से पता चल रहा है इक्विवेलेंस पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पर आपका क्या होगा? वॉल्यूम जो होगा, मतलब
जो इक्विवेलेंट्स होंगे एसिड और बेस दोनों के, वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, इट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन at which हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एट विच इक्विवेलेंट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन will become equal to equivalent of unknown solution। दोनों के इक्विवेलेंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। वो जो वॉल्यूम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, ये जो 40 ml है जो कंज्यूम हुआ है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का, वो क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट है। क्योंकि इस वॉल्यूम पर आपका जो आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसके इक्विवेलेंट और जो अननोन सॉल्यूशन आपने लिया है उसके इक्विवेलेंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। जब आप रिएक्शन करते हो किसकी, HCl प्लस NaOH की, तो आपके पास क्या बनता है, NaCl प्लस H2। तो इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। किस पॉइंट पर, इक्विवेलेंस पॉइंट पर। ठीक है, इसी में एक और पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, तो देखिए इक्विवेलेंस पॉइंट पर तो क्या हुआ, एसिड और बेस आपस में पूरे रिएक्शन कर लिए, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया। ठीक है, जैसे ही आपने एक बूंद और एक्स्ट्रा इसमें डाली, इंडिकेटर ने अपना कलर चेंज किया और उससे हमें पता चला कि आपकी जो रिएक्शन है ये क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, एंड हो चुकी है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। वैसे देखा जाए तो इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में केवल और केवल एक ड्रॉप का, सिंगल ड्रॉप का डिफरेंस होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट पहले आता है, उसके एक ड्रॉप के बाद एंड पॉइंट आता है, और एंड पॉइंट हमें ये बताता है कि आपकी रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एंड पॉइंट पर आपका इंडिकेटर क्या करता है, अपने कलर को चेंज कर देता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होता है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं आपका एंड पॉइंट। ठीक है, तो एंड पॉइंट क्या होगा, सेम थिंग है, इसी को हम लिख सकते हैं, इट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन at which indicator changes its color। उसे हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। क्योंकि वो इंडिकेटर अपना इक्विवेलेंस पॉइंट पर तो कलर चेंज करेगा नहीं, जैसे एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डालेंगे आप उस पॉइंट पर इंडिकेटर क्या है, कलर चेंज करेगा, उसे हम बोलते हैं एंड पॉइंट। अब आप देखिए इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट कितना डिफरेंस है, सिंगल ड्रॉप का। ठीक है, तो जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हम इक्विवेलेंस पॉइंट, कभी कभी क्वेश्चन में इक्विवेलेंस पॉइंट लिखा हुआ मिल जाता है या कभी कभी क्वेश्चन में एंड पॉइंट लिखा हुआ मिल जाता है, तो हम दोनों को सेम लेके चलेंगे न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। क्लियर है, क्यों, क्योंकि एक ड्रॉप आती है, केवल सिंगल ड्रॉप का डिफरेंस होता है, तो उसको हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इक्विवेलेंस पॉइंट पहले आता है जहाँ पे सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है, इंडिकेटर कलर चेंज नहीं करता है, एंड जैसे एक बूंद एक्स्ट्रा डालेंगे हम
वहाँ पे इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है और वो जो पॉइंट होता है उससे हम बोलते हैं आपका एंड पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पहले आता है, एंड पॉइंट बाद में आता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी है। यहाँ पे अगर हम देखें कि कैसे हम अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पता करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे कि हमें पता है इक्विवेलेंट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे हम निकालेंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हमने कितनी ली है, 0.4, तो 0.55 ली, 0.5 इंटू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कितना है 40 ml, दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ अननोन सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम इंटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो हमें पता नहीं है, दैट इज इसकी कॉन्सेंट्रेशन n इंटू इसका वॉल्यूम 10। ठीक है, 10 से गया 40.5 इंटू 4, तो n की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब ये जो हमने अननोन सॉल्यूशन लिया है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 2 नॉर्मल है, 2 नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्कूल्स वगैरह में भी आपको ऐसे ही रिएक्शंस और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, N1V1 इक्वल टू N2V2 करके किसी एक अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन आपको डिफाइन करनी रहती है, वॉल्यूम डिफाइन करना रहता है। क्लियर है? तो टोटल 4 चीज़ें अपने पास, 4 में से आपके पास किसी भी एक को वो अननोन कर देगा और बाकी 3 नोन रखेगा, और आपको इसी तरीके से जो 4th अननोन है उसको फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन आपके टाइट्रेशंस को करते हैं। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको आया होगा टाइट्रेशंस के बारे में। तो डिफरेंट टाइप की आपकी टाइट्रेशंस होती है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशंस। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके अपने, जब हम डिफरेंट टाइप की टाइट्रेशंस के बारे में बात करेंगे। आज मैंने केवल आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया है कि कैसे हम टाइट्रेशन करते हैं और कैसे हम उसके ज़रिए अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तरीका वही है। इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड पॉइंट डिफरेंस ध्यान रखना, इक्विवेलेंस पॉइंट पहले आता है, एंड पॉइंट बाद में आता है, केवल सिंगल ड्रॉप का डिफरेंस होता है। क्लियर है? चलिए, एंड पॉइंट पर इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है, इक्विवेलेंस पॉइंट पर कभी नहीं करता है, एंड पॉइंट पर करता है। ठीक है ना? चलिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं। ठीक है, और उठाए जाते भी हैं इन्हीं से। ठीक है ना, हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको इस पर एक न्यूमेरिकल टाइप का ही क्वेश्चन मिले, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिल सकता है और मिलते ही हैं। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में कोई ध्यान रखता नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की, सबसे पहले तो हमने किसके बारे में बात की, किसी भी कंपाउंड के इक्विवेलेंट मास के लिए। ठीक है, चाहे वो ऑक्साइड हो, आयनिक कंपाउंड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, तो उनके लिए हम कैसे इक्विवेलेंट मास को कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेनली आपके पास ऑक्साइड या क्लोराइड्स वगैरह का ही ज़्यादा यूज होता है, तो उससे रिलेटेड हमने बात कर ली थी। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया आपके किसके बारे में, टाइट्रेशन के बारे में। टाइट्रेशन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिफरेंट टाइप की टाइट्रेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।